नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चमोली में जो आपदा आई, सवाल यहां पर यह है कि अभी भी मलबे में आखिर कितनी जिंदगियां फंसी हुई हैं। राहत बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन जो सब्र का बांध है वो लगातार टूटता जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा ने मरने वालों की संख्या को बढ़ाकर 43 कर दिया है। इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तपोवन सुरंग में 5 और शव बरामद किए गए, जिसके बाद इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 43 पहुंच गए। इससे पहले शनिवार को लापता 204 लोगों में से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि 2 लोगों को जिंदा बचाया गया। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। 5 शव बरामद होने के बाद अब ये आंकड़ा 43 हो गया। टनल से मलबा और कीचड़ हटाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ लोगों के अब भी टनल में फंसे होने की आशंका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गांवों से संपर्क टूटने के बाद आईटीबीपी ने वहां राहत कैंप लगाए हैं और लोगों को जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन उन परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, जिनके परिवार के सदस्यों का शव बरामद किया गया है। दिन ब दिन जैसे जैसे ये अभियान तेज हो रहा है और शवों को बाहर निकाला जा रहा है, उम्मीद की जो किरण है, आस लगाए बैठे तमाम परिवार की कोई चमत्कार ही उनके सदस्यों को बचा सकता है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच उन तमाम परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है, जिनके सदस्य, जिनके परिजन अभी भी लापता हैं या फिर टनल में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे एक एक क्षण बीत रहा है, लोगों की आस कमजोर होती जा रही है, उम्मीद कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें और जो तमाम वहां पर सेना के जवान तैनात हैं, उनको करना पड़ रहा है। जो तमाम परेशानियां आ रही हैं, उनके राह में उन चुनौतियों को पार कर शवों को बाहर निकालना और जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद चल रही है, इस बीच अब परिजनों का गुस्सा फूट रहा है और वो काफ़ी हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच झील बनने की खबर पर भी लोगों में दहशत का माहौल हो गया कि कहीं आने वाले दिनों में और आपदाएं तो नहीं आने वाली हैं। लोगों में डर का माहौल था। तो इस आपदा में जहां अब मरने वालों की संख्या 43 हो गई है, वहीं पल पल बीतते क्षणों में अब जिंदगी की आस कम होती जा रही है। जिस तरीके से तमाम टीमें जुटी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, उनके हौसले को, उनके जज्बे को सलाम है कि वो दिन रात एक कर उन लोगों की जिंदगी को बचाने में लगी हुई हैं जो टनल में फंसे हुए हैं या फिर लापता हो गए हैं। 204 लोगों में से 38 के शव बरामद कर लिए गए और उसके बाद कुछ और शव बरामद करने के साथ साथ अब मरने वालों की संख्या 43 पहुंच चुकी है। जो 2 शव और बरामद किए गए हैं वो विकास नगर और टिहरी के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से ही उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में गम का माहौल है, मातम छाया हुआ है कि उनके परिवार का सदस्य घर से मजदूरी करने के लिए निकला हुआ था और उन्हें उम्मीद थी कि घर लौट कर आएंगे। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, इस उम्मीद से कि उनका बच्चा
उनका पिता, उनका पति वापस आएगा, लेकिन जैसे जैसे पल बीत रहे हैं वैसे वैसे जिंदगी खत्म होती जा रही है। इसी बीच चर्चा करने के लिए सुशील त्रिवेदी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। नमस्कार सुशील जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जो ग्लेशियर टूटा है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए, और जो एवांचल की बात सामने आ रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्तराखंड में अनियंत्रित विकास हुआ है, जो उत्तराखंड को एक प्रकार से बांधों से बांध दिया गया है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। हर प्रदेश की जो जलवायु होती है, जो उनका टोपोग्राफी होती है, उसके अनुसार विकास होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे तो उसको अलग ढंग से चूंकि पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया, और वादिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हिमालयन ग्लेशियोलॉजी पे काम करता है, उनकी तमाम चेतावनी को नजरअंदाज भी किया गया, या जो भी और पर्यावरणविद थे और जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे तो उनकी बात नहीं मानी गई, जिसकी वजह से हमें और आपको ये सारी जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं, चाहे वो 2013 की दुर्घटना हो केदारनाथ की, या फिर जो वर्तमान में हमें आपको जो देखने को मिली विभत्स घटना, वो निश्चित ही उसी का परिणाम है। दूसरी बात जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, कि उत्तराखंड में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, और ये छोटी बड़ी ऐसी कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और उनकी वजह से चूंकि जगह जगह छोटे छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं से धरती के ऊपर जो एक प्राकृतिक असंतुलन वहां पर बिगड़ रहा है, जो हिमालय से जो पूरा पर्वत श्रृंखला से संबंधित जो भी क्षेत्र है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जैसे 4 धाम प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, आपने भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा, और अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का अगर भरोसा करें तो उसके अनुसार भविष्य में अभी भी बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, लेकिन अभी कुल मिला के ले दे के लगभग 50,000 के ऊपर पेड़ काटे जाने हैं। तो अब आप खुद समझती हैं कि जैसे जैसे पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने के कारण कहीं ना कहीं से भूस्खलन की संभावना हो जाती, और जो हमारे पहाड़ होते हैं वो एक प्रकार से सीधे सीधे संपर्क में आते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक प्रकार से नंगे पहाड़ हो जाते हैं। दूसरी बात जिसे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं उसमें अधिकतर पहाड़ ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा उतने कठोर नहीं है एक प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम चाहे जल विद्युत परियोजनाएं हो या पेड़ों की कटाई हो या अनियंत्रित विकास हो, तो उसकी वजह से, और हम एक और कारक को जोड़ सकते हैं इसमें, जिसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। और ये जलवायु परिवर्तन अंतोगत्वा एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, जिसमें धरती का तापमान धीरे धीरे औसत तापमान बढ़ रहा है, और उसके कारक में अनियंत्रित विकास, औद्योगिक जो भी हम लोग अलग अलग उपक्रम लगा रहे हैं। साथ में अगर आपने एक बात पे गौर किया हो तो उत्तराखंड के कई जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है, और कई बार जानबूझ के भी लगा देते हैं कुछ औद्योगिक जो भी इकाइयों को स्थापित करने के लिए, अपने हितों के लिए, और कई बार प्राकृतिक रूप से भी आग लग जाती है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये बात रिपोर्ट की गई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जंगल हो, चाहे अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात हो, ये जगह जगह पर ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के जंगलों में भी आग काफी हद तक लगी हुई है। उसके कारण जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है, धरती का औसत तापमान है, वो बढ़ रहा है, और उसके कारण ये बर्फ से घिरे हुए पहाड़ जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं से बर्फ टूट टूट के गिर रही है, और ये हमें और आपको ये दुखद घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जी, इसी बीच चर्चा करने के लिए अरविंद विद्रोही जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है अरविंद जी टीवी 100 पर आपका। अरविंद जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जब आपदाओं को लेकर पहले से ही अलर्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो कि एक पर्यावरणविद ने ये दावा किया है, फिर इस तरीके की आपदाओं को समझा जाए कि एक बड़ी लापरवाही है, इससे पहले सबक नहीं लिया गया 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में? जी देखिए,
आपदा से सबक नहीं लिया गया ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। सबक तो लोग लेते हैं, लेकिन उस सबक लेकर के जो कार्य योजना बनती है आगे विकास की, उस कार्य योजना में कहीं न कहीं जो जंगल होता है, पहाड़ होता है, उसके पूर्ण हितों की अनदेखी भी होती है कार्य योजना बनते समय ही। दरअसल जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं विकास के लिए, उसमें एक सावधानी ये बरतनी चाहिए कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में न आवे। प्रकृति का जब मूल स्वरूप बदल करके हम विकास की आधारशिला रखेंगे तो कुछ न कुछ जो है प्रकृति भी अपना क्रिया की प्रक्रिया दिखाएगी। यही बार बार देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये होनी जरूरी है कि जो भी हम डेवलपमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का या कोई भी विकास के हम काम करें, उस विकास के काम को ध्यान रखते हुए ये कार्य योजना बननी चाहिए कि विकास की दौड़ में कहीं हम विनाश की आधारशिला तो नहीं रख रहे हैं। ये जो अभी भी त्रासदी आई है, ये ग्लेशियर पहले हुआ, ग्लेशियर फटने से हुई है, फिर ये स्पष्ट हो गया, ये हिमस्खलन से हुई है। तो अभी हिमस्खलन से जब इतनी त्रासदी आई है, हम इसको आज बात भी कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, तो अगर ग्लेशियर फटेगा तो कितनी बड़ी तबाही आएगी। तो ये इंतजाम होने चाहिए कम से कम पहाड़ों पर कि हम ग्लेशियर और जो वहाँ बर्फ का है वो एकदम से न पिघले। प्राकृतिक रूप से बर्फ का पिघलना अलग बात होती है, अब मानवीय छेड़छाड़ से विकास की दौड़ में हम पहाड़ हुआ, पेड़ हुआ, इसके हम अनधिकृत छेड़छाड़ न करें। जी लेकिन सुशील जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया भी कि कैसे पहले वहां के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो क्या ये समझा जाए कि संसाधनों की कमी की वजह से इस तरीके की आपदाएं आ जाती हैं और उसका पता भी नहीं चल पाता, या फिर एक बड़ी लापरवाही मानी जाए कि सब कुछ जानते हुए भी पहले पर्यावरणविदों से, वैज्ञानिकों से इसके बारे में बिना सलाह लिए तमाम कार्य योजनाएं, परियोजनाएं चला दी जाती हैं, शुरू हो जाती हैं विकास के नाम पर? देखिए, इसको दो रूप से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे जैसे धरती पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो मैं और आप इस बात से सीमित होंगे कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए। अब वो प्रकृति की जो एक धारण क्षमता होती है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, वो तो एक सीमित है। अब हम उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और उस दोहन के रूप में हमें अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान और अलग अलग संसाधन चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि हर साल पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसे अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। जैसे मेरे और आपके लिए 2021 अभी शुरू हुआ और पूरी साल के जो संसाधन है वैसे हमें दिसंबर तक चलने चाहिए। तो 2020 की बात करूं अगर, तो वो अगस्त में ही हमारे संसाधन खत्म हो गए। मतलब हम फिर दूसरी साल के अगर एक कैलकुलेशन किया जाता है, एक अलग ढंग का एक गणित है, इसमें अगली साल के संसाधन हम लोग फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो बचे हुए साल हैं, अर्थात हमने दूसरे साल के संसाधनों को यूज करना शुरू कर दिया। मतलब जो 12 महीने में हमें संसाधन चलने चाहिए धरती पर, वो हम लोग 8 या 9 महीने में खत्म कर दे रहे। तो एक तो ये बात है कि चाहे वो, अब देखिए, हम उत्तराखंड की घटना ही क्यों कहें, पूरी दुनिया में उत्तराखंड जैसी बर्फीली आपदाएं लगभग 11 बार आ चुकी हैं। 11 ऐसी हैं, जैसे आइसलैंड में 1996 में हादसा हुआ था, अलास्का एक 1918 से 1966 तक हर साल निक नदी में ग्लेशियर वाली बाढ़ आई है। अमेरिका में ग्लेशियर से आई हुई बाढ़ों का इतिहास है। 6 से 10 सितंबर 2003 के बीच में वहां पर बहुत बड़ा ऐसे दुर्घटना देखने को मिली। ऐसे ही पेरू में भी दुनिया की सबसे भयानक 1941 में त्रासदी देखने को मिली। ऐसी कनाडा में सुशील जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि चमोली में देखा गया है कि कई बार यहाँ पर आपदाएं आई हैं, उसकी क्या बड़ी वजह मानी जाए? हुआ है तो देखिए, ये प्रकृति के जो कारनामे हैं, प्रकृति की जो अपनी एक जो उनकी अपनी एक जो उनके अंदर क्या चल रहा है, इसको अभी तक पूरी तरह से पढ़ना संभव नहीं हुआ है। कब क्या हो, बहुत हद तक मानव ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से, सीस्मिक वाइब्रेशन से इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। और प्रकृति एक कहते हैं ना, सुप्रीम गुरु है हमारी और आपकी। अब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के, प्रकृति के साथ जुडिशली अपना बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, और प्रकृति एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक परिभाषा होती है, टिकाऊ विकास जिसे कहते हैं, जिसमें जितनी जरूरतें हैं हम उतनी अपनी लें और उससे और अगली पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ के जाएं।
मतलब अगर कहीं भी विकास कर रहे हैं, अगर सपोज 10,000 हम पेड़ काट रहे हैं वहां पर, तो हमको 20,000 लगाने चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो उत्तराखंड की तो धरती एक ऐसी धरती है जहाँ से पूरी दुनिया को एक संदेश गया है, और चाहे चिपको आंदोलन के रूप में हो और चाहे फिर प्रकृति संरक्षण के रूप में हो, ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और हमें और आपको इस बात पे गौर फरमाना पड़ेगा। और देखिए, सरकार अपने ढंग से, बहुत हद तक सरकार ने अपने ढंग से किया भी कंट्रोल, लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और इनको करने में, कंट्रोल करने में समय तो लगता ही है, और कहीं ना कहीं से जन और धन की हानि भी होती है। बिल्कुल। लेकिन अरविंद जी, क्या माना जाए कि प्रकृति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है, यही वजह है कि लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? और आए दिन इस तरीके की जब आपदाएं आती हैं समय समय पर, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि पहली बार आपदा आई हो, कई बार ऐसी आपदाएं आ चुकी हैं, उनसे सबक लेना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो क्या प्रकृति इस तरीके से जवाब देगी? तो हम कितने तैयार हैं उसके लिए? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो क्या उसके नतीजों के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, नतीजों के रूप में जो विकास का धन आवंटित होता है, उसकी लूट के लिए लोकतांत्रिक देश हो या कहीं राजतंत्र हो, वो ही लोग तैयार हैं। उसके परिणामों को आंख बंद कर लेते हैं। अभी भी जो कमेटी बनती है पर्यावरणविदों की या किसी की, उसमें बहुत से टिप्पणियां होती है पर्यावरणविदों की, ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। और हम लोगों ने तो बचपन से सुना है कि नदी के पास बहुत संभाल के जाना चाहिए, और पहाड़ी नदी के आसपास तो बहुत ही मतलब शुरू से कहा गया कि कभी भी नदियां अपने उफान पर आ सकती हैं। तो अब नदी पर ही प्रोजेक्ट बनाना और ये उसको बांधना, नदी को बांध करके तो हम कैसे, मतलब यानी कि खुले तौर पर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। और प्रकृति का हम अगर रास्ता बांधेंगे तो प्रकृति अपना नया रास्ता बना लेगी। तो जब नया रास्ता बनाएगी तो जो डेवलपमेंट के काम हो या पुराने हो, उनको तोड़ते हुए प्रकृति जो है सैलाब आगे बढ़ता है। इन चीजों को हमको दोनों चीज देखना है कि अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारा फायदा क्या होना है और उससे नुकसान क्या हो सकता है। अभी क्या है कि डेवलपमेंट के कारण, डेवलपमेंट के चलते हम उसके नुकसान पर आंख बंद कर ले रही है सरकारें, सभी सरकारें। और लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे मतलब पहाड़ी इलाका हो चाहे गांव का इलाका हो, कि हमारे यहाँ ये चीज नहीं हुई, हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी, तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनी, कंक्रीट की इमारत नहीं बनी। उनके बनने से प्रकृति को, जमीन को कितना नुकसान है, पानी का बहाव कितना रुक रहा है, इसका अब मुझको लगता है कि बहुत गंभीरता से सरकारों को सोचना चाहिए। और पर्यावरणविदों की राय अगर ये हो कि यहाँ पर कुछ काम करने से जल जीवन को खतरा है, पर्यावरण को खतरा है, तो उसको जो है टालना चाहिए। कोई नया जो है कार्य योजना ही अच्छी बने, जैसे अभी हुआ है। देखिए 1500 करोड़ के नुकसान की, आर्थिक नुकसान की संभावना आकलन हो चुका है कि है 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट में। अब वो प्रोजेक्ट फिर बनता है, फिर मान लीजिए प्रकृति अपने उफान पर आ जाए, तो पहले तो प्रकृति को बांधने की नीयत छोड़नी पड़ेगी। प्रकृति से सामंजस्य बना करके हम कितना विकास कर सकते हैं। प्रकृति को हम तो अपनी माँ मानते, नेचर जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अब हम एनर्जी को कैसे बांध सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इस पर सरकारों को सोचना चाहिए जी। लेकिन सुशील जी, जिस तरीके से अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रकृति को बांध कर नहीं रखा जा सकता है, तो क्या ऐसा है कि विकास की होड़ में हम प्रकृति को बांध देना चाहते हैं? देखिए, मैं विद्रोही जी की पूरी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात फरमाई कि हम प्रकृति को बांध नहीं सकते हैं, प्रकृति का एक अपनी स्वच्छंदता होती है। देखिए, हमारी कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ी मानवीय भूल है दुनिया में जो इंसानों की, कि हम सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं। ये तो पहले हमें और आपको भूलना पड़ेगा। ये धरती सभी की है, ये प्रकृति सभी की है। इस पे और जो इंसान ने ये जो गलत भ्रम पाल लिया कि हम ही सुप्रीम लीडर है, इसी कारण उन्होंने जल, जंगल, जमीन और जानवर इन सबका पूरी तरह से दोहन किया और अपने भले के लिए
वो इसको मार रहे हैं। इसी कारण हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ये मैन वर्सेस जो वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो या जो वो अलग अलग प्रकार की ये जूनेटिक डिजीज हो, चाहे जिसमें कोरोना हो या आगे चल के सार्स हो या मर्स हो या जीका वायरस हो, ये तमाम ऐसी बीमारियां भी हमें और आपको देखने को मिल पा रही हैं जो कहीं ना कहीं से प्रकृति को तबाह करने के कारण ही संभव हो पा रहे, देखने को मिल रही है हमें और आपको। तो ये बात इंसान को समझनी पड़ेगी कि भाई विकास और कितना कहना है, क्या हमें ऐसा विकास कहना है जो हमें और आपको विनाश की तरफ ले जाएगा, या हमें एक ऐसा विकास कहना है जिसके कारण एक संपूरक विकास की जो परिभाषा है वो पूरी होगी। दूसरी बात देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अब हम वो समय आ गया है कि हमें अपने नौजवानों को, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, हमारे यहाँ स्कूली छात्रों के साथ साथ कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग विद्यार्थियों की पूरी दुनिया से कई देशों से बड़ी जनसंख्या है, मतलब करोड़ों की संख्या में हमारे देश में ऐसी युवा जनसंख्या है और हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। तो क्यों नहीं हम अपने युवाओं को इस हेतु जागरूक करें। हर जगह स्किल इंडिया जो भी हम हो रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें हम आपदा प्रबंधन का अलग से कोर्स चलाएं, लोगों को जागरूक करें। इसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में जब तक कोई जानेगा ही नहीं, अगर एक बच्चे को पता ही नहीं होगा कि पेड़ लगाने का क्या लाभ है, तो वो पेड़ क्यों लगाएगा? अगर उसको पता होगा कि उस पेड़ को लगाने से प्रकृति को अगर फायदा पहुंचेगा, किस तरीके से एक इंसान को न सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी, बाकी तमाम क्या क्या और चीजें मिलती हैं, लाभ पता होगा, तभी तो कोई पेड़ लगाएगा। बिल्कुल, अब वो जरूरत आ गई है कि हमें और आपको इंसानों को भी जागरूक करना पड़ेगा, वो भी अपनी युवा पीढ़ी को, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो युवा होते हैं, ये दुनिया के लिए वो उनके अगर वो किसी भी अगर प्रण कर लें किसी भी तो वो कायाकल्प कर सकते हैं, बदल सकते हैं पूरी दुनिया को। और अब वो समय आ गया है कि भाई उनका जीवन तभी सुरक्षित है जब हम इस धरती को बचाएं। इसलिए उनके कोर्स में जो पर्यावरणीय चैप्टर लगाए जाते हैं उनको बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ाने की जरूरत है। साथ में आपदा प्रबंधन को लेके स्कूल लेवल से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक एक बहुत जबरदस्त एक ड्राइव चलाने की बात है, जिसमें कि इसे ठीक वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे कि कैसे हम फर्स्ट एड इमरजेंसी जो हम लोग कैसे दी जाए, प्रथम चिकित्सा के साथ साथ अगर कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए अब कल की बात करें तो कल भारत के कई हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो धरती पर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से असंतुलन हो रहा है, कोई भी घटना संभव है। और ऐसी स्थिति में अगर हम एक अच्छे ढंग से ट्रेंड होंगे और अपने अच्छे ढंग से ट्रेंड कर पाए आने वाली जनरेशन को, तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होंगी तो उससे बचाव संभव हो पाएगा। अरविंद जी, तो क्या माना जाए कि बढ़ती जनसंख्या भी प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं उनको न्योता दे रहे हैं? जी देखिए, बढ़ती जनसंख्या तो समस्या है ही, लेकिन हमको मतलब ये भी समझना चाहिए, बहुत सी खबरें इस तरह की आती हैं, अपुष्ट भी होती हैं और चर्चा का केंद्र बिंदु में भी रहता है। हम इंसान, जैसे कि अभी बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि इंसान अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगा हुआ है। वो विज्ञान और तकनीक और विकास के दौर में अपने को सबसे सुपीरियर मानता है, लेकिन वो थक जाता है। कोविड-19 जैसे एक जो भी सूक्ष्म जीव दिखता भी नहीं है नंगी आंखों से, उससे पूरा विश्व ठहर जाता है। जो बारिश देखिए, भूस्खलन देखिए, हिमस्खलन देखिए, बदलता मौसम देखिए, ये मतलब इसकी जो एक चर्चा है, इसकी पुष्टि तो बहुत बड़े शोध से होगी। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार या सरकारों का समूह या व्यक्तियों का समूह प्रकृति के इन चीजों को नियंत्रण करने की एक कुचेष्टा कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको विभिन्न जगहों पर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां पर कभी मतलब होता ही नहीं था कि किसी मौसम में बारिश हो रहा, वहां बारिश हो जाना। और इस तकनीक की भी चर्चा भी है कि अमेरिका ने कोई प्रोग्राम शुरू किया, अदर कंट्रीज का भी आता है, सब आता है। तो अब मतलब इंसान को इंसानी जीवन और प्राणी मात्र के लिए अपने अगर कोई भी अनधिकृत उसका प्रयास चल रहा है तकनीक के प्रयोग से, विज्ञान के प्रयोग से, तो उसको रोकना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि देवभूमि की चर्चा हो रही है, देवभूमि के साथ साथ पूरा भारत जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत, मेरा ये मानना है कि हमारा भी अस्तित्व प्रकृति की नजर में बहुत सूक्ष्म है। तो अगर हम सह अस्तित्व की कल्पना के साथ आगे बढ़ेंगे, हम ये स्वीकार करेंगे कि प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति हमारी माँ है, नदी हमारी माँ है,
तो माँ से बहुत विनम्र अनुरोध के साथ मांगा जाता है। माँ से छीनने का प्रयास मेरी नजर में विकास के नाम से हो रहा है। तो छीनना बंद करके माँ से स्नेह लेना, उनके ममत से, उनके प्रेम से, धरती माँ के हुआ प्रकृति से हमको लेना पड़ेगा। ये कुचेष्टाएं बंद करनी पड़ेंगी। जी सुशील जी, जिस तरीके से वहां पर पहाड़ों की कटाई हो रही है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों की ये कि इस बिना सलाह के वहां पर पहाड़ों का काटना वो प्राकृतिक आपदाओं को जो है चुनौती दे रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं आए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाई, लेकिन अब सरकार के पास दो विकल्प हैं। एक तो किस प्रकार से वो बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए रोजगार और साथ में रहने की उनको घर और जो भी रिसोर्सेस है वो उपलब्ध कराए, और दूसरा प्रकृति के साथ भी कैसे संतुलन रखा जाए। तो अब इस आधार पर निश्चित ही चूंकि सरकार इस दिशा में काम करेगी, क्योंकि चाहे 2013 की घटना हो चाहे अभी की हो, इसने हमें और आपको एक सबक दिया है, और भविष्य में हमें और आपको ऐसी नीतियां देखने को मिल सकती हैं जिसमें इस प्रकार की जो छेड़छाड़ है उस पर जरूर विचार किया जाएगा कि क्या। लेकिन वहाँ का जो भूभाग है, कम से कम उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही वहाँ पर अगर विकास कार्य किए जाए तो शायद बेहतर होगा। अब बहुत सारी ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसे मुद्दे आते हैं जिसकी वजह से सरकार को किसी न किसी प्रकार से ज्यादातर आबादी के हित के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अब हमें दूरदृष्टि के अनुसार कदम उठाने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हम जो एक अल्प लाभ होता है, थोड़े दिनों के लिए लाभ के लिए हम ऐसे कदमों को नहीं उठा सकते कि कुछ समय के लिए हम लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बना दें। और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि भले ही ये जो उत्तराखंड की त्रासदी जो हुई है, जो अभी इतनी बड़ी घटना हुई, ये प्राकृतिक घटना थी, लेकिन कहीं ना कहीं से मानव के द्वारा जो भी अनुचित व्यवहार किया गया है, जो हमने प्रकृति का असंतुलन किया है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बात निश्चित ही माननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हम और आपको आपके राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से मैं ये संदेश भी लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि हमें और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। हर चीज को हमें सरकारों पे नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी। अरविंद जी, आखिरी कमेंट कि क्या हमें दूरदृष्टिवान होना जरूरी है? बिल्कुल, हमको दूरदृष्टि करनी पड़ेगी पूरे प्राणी मात्र की रक्षा के लिए। और रहा जनसंख्या नियंत्रण का सवाल, अगर जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी विभिन्न सरकारें नहीं बनाएंगी, इंसान खुद नहीं समझेगा, तो प्रकृति जनसंख्या नियंत्रण करना ये संकेत दे रही है। विभिन्न बीमारियों, विभिन्न आपदाओं के माध्यम से हमको संकेत मिल रहा है। हम अगर संकेत को समझ करके प्रकृति से खिलवाड़ और जीवन को कायदे से करना करें, अपने व्यवहार में, आचरण में हम लावें और जनसंख्या नियंत्रण के खुद भी उपाय करें तो बेहतर होगा। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो राहत बचाव कार्य एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ ये कि समझना होगा सरकारों को भी और वैज्ञानिकों की सलाह भी जरूरी हो गई है कि जहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए वैज्ञानिकों की राय कितनी जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।